हेलो दोस्तों, अधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है एथिकल डायलेमास। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो चैप्टर है ये सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की जान है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर एथिकल डायलेमास के ऊपर ही पूछे जाते हैं। आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। ये केस स्टडीज रियल लाइफ से ली जाती हैं और उसमें कई बार बड़ा मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि सही रास्ता क्या है। तो दोस्तों, आज हम एथिकल डायलेमा का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आज हम जानेंगे कि एथिकल डायलेमा होता क्या है। तो सबसे पहले हम एथिकल डायलेमा की डेफिनेशन को समझते हैं, या वो समझते हैं कि एथिकल डायलेमा क्या चीज़ होती है। एथिकल डायलेमा, जिसको हम एथिकल पैराडॉक्स भी कहते हैं, ये बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है जिसमें दो मॉरल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व रहते हैं और हमें ये नहीं पता रहता कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल हमको चूज करना है या कौन सा प्रिंसिपल प्रेफरेबल है। देखिए, अगर हमें सही और गलत के बीच में चूज करना हो, सच और झूठ के बीच में चूज करना हो, एथिकल अनएथिकल के बीच में सेलेक्ट करना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई एथिकल डायलेमा नहीं है। आप सही प्रिंसिपल को सेलेक्ट करें और जो गलत हो उसको छोड़ दें। लेकिन अगर आपके पास जो चॉइस दी जाती है वो कुछ इस तरीके की है कि दो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो दोनों एथिकल हैं, या दो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो दोनों अनएथिकल हैं, आपके पास चॉइस ही ऐसी है कि अगर आप एक को चूज करते हैं तो दूसरे को छोड़ना पड़ता है। एक एथिकल प्रिंसिपल के पीछे जाते हैं तो दूसरे एथिकल प्रिंसिपल को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कौन से एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करें और कौन से एथिकल प्रिंसिपल को छोड़ दें, ये जो है एक चैलेंज है और ये हम एथिकल डायलेमा कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं एथिकल डायलेमा की कि ये वैसे सिचुएशंस हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो मॉरल वैल्यूज या प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है और हमें उनमें से एक को लेना पड़ता है और एक को छोड़ना पड़ता है। जैसे कि मान लिया सत्य और दूसरी तरफ है आपका जस्टिस, इनमें से आपको एक चीज चूज करनी है, न्याय या सत्य। अगर आप सत्य बोलें तो अन्याय हो जाए और अगर आप न्याय करें तो झूठ हो जाए। ऐसी सिचुएशन हो जब आपको सत्य और न्याय के बीच में सेलेक्ट करना हो, तो सत्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या न्याय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना पड़ेगा अगर आपको ज़िंदगी में, तो वो एक आपको एथिकल डायलेमा में डाल देता है। ये आपको एथिकल दुविधा में डाल देता है कि दोनों में से हम क्या चूज करें। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि हर एक जो सिचुएशन होती है जहां पे हमको ये चूज करना होता है वो एथिकल सिचुएशन नहीं कही जा सकती। एथिकल सिचुएशन क्या होती है? एथिकल सिचुएशन जो होती है ऐसे एक्शंस और डिसीजंस होते हैं जो कि एक तो मॉरल एजेंट की चॉइस पे डिपेंड करते हैं, जहां पे हमारे पास कोई चॉइस हो, और दूसरा जो हमारा चॉइस हो उससे बहुत से लोगों पे असर पड़े, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अदर इंडिविजुअल्स। मान लिया कि आप एक नौकर हैं और आपको ऊपर से आदेश दिया जाता है और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है उस आदेश को फॉलो करने के अलावा, तो आपका मॉरल डायलेमा नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको करना ही करना है। या फिर आपका जो डिसीजन है या जो आपका कर्म है उससे लोगों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप अगर किसी के सामने कुछ अपशब्दों का प्रयोग करें और उसके ऊपर एक बुरा असर पड़े, तो डेफिनेटली वो एक मॉरल डायलेमा हो सकता है, एथिकल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों पे बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन आप कमरे में बोल के वही बात करें तो उसमें किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें कोई भी एथिकल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उसमें एथिकल डायलेमा नहीं अराइज करता है। तो एक तो बात यह है कि आपके पास में एक चॉइस होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आपका जो चॉइस है उससे लोगों के ऊपर असर होना चाहिए, उनकी जिंदगी पे असर होना चाहिए। तीसरी चीज जानने की जरूरत है, एथिकल डायमेंशंस। एथिकल डायमेंशंस क्या होते हैं? एथिकल डायमेंशंस वो नॉर्म और प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ये बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ह्यूमन इंटरेस्ट की, उसको हम कैसे सेटल करें,
कैसे डिसाइड करें, जिससे कि जो सोसाइटी है या जो ग्रुप है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा म्यूचुअल बेनिफिट हो। देखिए, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती है जो आज आप पहली बार दुनिया में फेस कर रहे हैं। आप जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपके पूर्वजों ने भी वो प्रॉब्लम फेस की थी और वो शायद दुनिया का हर दूसरा आदमी उस तरीके की प्रॉब्लम फेस करता है। और इस वजह से अगर हम जानें उन प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमें ये सीख सकते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि जो हमारा डिसीजन हो उसमें एक तो दोनों का फ़ायदा हो और सोसाइटी का फ़ायदा हो। तो ये जो सिचुएशंस हैं उसका एक सॉल्यूशंस है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हमें उन्हें समझना है और उसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढालना है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मॉरल डायलेमा होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं। तो हम इनको आपको एक्सप्लेन करेंगे, 3 टाइप के होते हैं और उसकी डिटेल्स जो है हम आगे उसको अलग चैप्टर्स में, अलग लेसन्स में डील करेंगे। सबसे पहला जो कारण होता है जिसमें कि एथिकल डायलेमा हमें होता है, वो होता है जब हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स आपस में टकराने लगते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिकल प्रिंसिपल्स। अब हमने जो हमारे पहले चैप्टर्स उसमें बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में जाना, बहुत सारे एथिकल फिलोसफर्स के थॉट के बारे में जाना और हमने जाना कि हमें कैसे एथिकल बिहेवियर करना चाहिए। जैसे हमने जाना वर्च्यू एथिक्स के बारे में। वर्च्यू एथिक्स का मतलब क्या होता है कि जो आदमी का इरादा अगर सही हो, अगर आदमी अच्छा इंसान है तो वो जो भी काम करेगा वो अच्छा ही काम होगा। जैसे फिल्म का कोई हीरो होता है, वो अगर मर्डर भी करता है, चोरी भी करता है, तो उसके पीछे उसकी एक नेक नियति रहती है, उसका इंटेंशन अच्छा रहता है, इसलिए वो हमेशा अच्छा काम करेगा। दूसरा जिसको हम कहते हैं डेंटोलॉजी, जो कांत की फिलॉसफी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो काम हो, जो एक्शन हो, वो अपने में सही होना चाहिए। उसका क्या रिजल्ट निकलता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, वो उतना मटेरियल नहीं करता है। आपका एक्शन एकदम ड्यूटी की तरह करें और सही करें। टेलीलॉजी के बारे में हमने जाना कि हमारा जो एक्शन होता है उसका दूरगामी क्या परिणाम होते हैं। जैसे कि यूटिलिटेरियन थ्योरी है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले, इस तरीके का काम करना चाहिए। अगर हमारा काम कानून के दायरे में सही है, मॉरल प्रिंसिपल सही है, लेकिन अगर उसका अंजाम बुरा है तो वो सही नहीं है। ये टेलीलॉजी प्रिंसिपल हमें सिखाता है। और इसी तरीके से रिलेशनल एथिक्स के अंदर हमने सीखा कि हमारे जो एक्शन होते हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग होने चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जब ये आपस में ही टकराने लगे कि अगर आप एक प्रिंसिपल को फॉलो करें और दूसरा प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाए तो हम क्या करें, तो वो पहले तरीके के एथिकल डायलेमा को जन्म देता है। दूसरा जो एथिकल डायलेमा है वो शुरू होता है जब हम एंड और मीन्स, मतलब रास्ता और अंत, इसके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। कई बार हमारा इरादा ये होता है कि हम अच्छे काम करें, अच्छा मकसद पाएं, लेकिन वो सही रास्ते से वो मकसद नहीं मिल पाता है। जैसे कि कोई एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्राइम को ख़त्म करे अपने एरिया पे। उसको मालूम है कि कौन क्रिमिनल है, लेकिन उसके खिलाफ में उसके पास कोई सबूत नहीं है, उसके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देना चाहता, कोई उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं लॉन्च करना चाहता। अब वो क्या करे? क्या क्राइम को चलने दे या फिर उस आदमी को सजा दे, अरेस्ट करे या उसको इनकाउंटर में जान से मार दे? कानूनी तौर पे देखा जाए तो उसको ये कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन अगर उसका मकसद सही है, अगर उसका इरादा सही है और वो ऐसे किसी क्रिमिनल को ख़त्म करता है तो क्या ये सही है? गलत रास्ते को पकड़ करके सही अंत पाना क्या सही है? ये एक बहुत बड़ा डायलेमा रहता है। या फिर हम रास्ते की चिंता करें और उस चक्कर में हमें अंत मिले ही ना, क्राइम बढ़ता चला जाए और हम हाथ में हाथ रख के बैठे रहें, क्या वो डिसीजन सही है? तो कई बार हमको इन दोनों के बीच में सेलेक्ट करना पड़ता है और हम दुविधा में फंस जाते हैं। तीसरा होता है जब हमारे जो कुछ प्राइमा फेसी प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको हम सही मान के बैठे हैं, जिसको कि हम आम तौर पे आम जिंदगी में रोज फॉलो करते हैं, अगर उन प्रिंसिपल्स के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाए
तो क्या किया जाए। जैसे कि हम हमेशा सच बोलना चाहते हैं, हम जो है अपने वादों को पूरा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं न्याय बना रहे, हम लोगों का भला करें। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएं जब हमें झूठ बोलना पड़े, या अगर हम सच बोलें तो उससे अन्याय हो जाए, या सच बोले तो किसी का नुकसान हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों प्रिंसिपल में से हमें एक को छोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या करें। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है ये दुविधा को जन्म देती है। तो ये तीसरे तरीके की कॉन्फ्लिक्ट है जिससे ये डायलेमा आता है। तो दोस्तों हम इन तीनों तरीके के जो डायलेमा है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, और हम कुछ केस स्टडीज़ के माध्यम से उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लेकिन इस समय ये बताना ज़रूरी है कि ये जो डायलेमा होते हैं ये हर सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक तरीके की सिचुएशन को फेस नहीं करते हैं। और इसी तरीके से जो सिविल सर्विसेज के पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो क्वेश्चन कभी रिपीट होंगे जो पहले आ चुके हैं। हर क्वेश्चन नया होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह समझ गए और इन केस स्टडीज़ के माध्यम से आपने सही प्रिंसिपल को समझ लिया, तो फिर आप किसी भी तरीके की जो क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे और आपके एग्जामिनर्स को सेटिस्फाई करके अच्छे से अच्छे नंबर पा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आगे हम अलग अलग तरीके के जो डायलेमाज हैं और केस लॉज है उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों हमने पहले सीखा कि ये एथिकल डायलेमा जो होते हैं, ये जो हमारे जो नैतिक दुविधाएं होती हैं, ये क्या चीज़ होती हैं, ये क्यों आती हैं, और जैसा कि हमने जाना कि हर व्यक्ति को कभी न कभी इस तरीके के मॉरल डायलेमा या एथिकल डायलेमा से गुजरना पड़ता है। चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो एक आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो एक नेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको कि इस तरीके की जो एथिकल डायलेमा है या ऐसी दुविधाओं से गुजरना ना पड़ता हो। तो हम उन जो दुविधाएं हैं उनसे हम कैसे निपटें, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि ये जो दुविधाएं होती हैं उसका हम किस तरीके से निवारण करें, और ये जो प्रोसेस है आज हम आपको बताएंगे कि जिसको हम अगर फॉलो करें तो हम जो एथिकल डायलेमा है उसको हम बेस्ट तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जानना चाहिए कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं एथिकल डायलेमा के, उसमें हम कैसे डिसीजन मेकिंग करें, कैसे हम एक फैसला लें। ख़ास तौर से जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो कैसे डिसाइड करें जब वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आप दोनों तरीके से डिसीजन लेना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले बात यह है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनका कोई भी जो डिसीजन हो वो मॉरली जस्टिफाइबल प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब उनको जो डिसीजन होता है उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, और वो कोई कंपनी नहीं होती है कि आपकी अपनी कंपनी है, आपका अपना पैसा है। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर के बिहाफ में काम करते हैं, आप एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और इस वजह से जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है। आपसे कल मीडिया पूछ सकता है, जुडिशरी पूछ सकती है, बॉसेस पूछ सकते हैं, नेता पूछ सकते हैं भाई आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। और उस सिचुएशन में आपके पास में सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप जस्टिफाई कर सकें कि हाँ भाई मैंने ये डिसीजन इस कारण से लिया है। उनको डिफेंड करने की एक दिमाग में होना चाहिए कि उनको कभी भी अपने डिसीजन को डिफेंड करना पड़ सकता है। वो उनकी विम्स एंड फैंसी पे नहीं है कि किसी का चेहरा पसंद आ गया, किसी की जाति पसंद आ गई, किसी का धर्म पसंद आ गया, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लिया। उनको अपने डिसीजंस को लीगल और मॉरल एंगल से जस्टिफाई करना पड़ेगा और डिफेंड करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हों वो एक प्रोसेस को फॉलो करें, और वो सब के केस में प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि जब वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो गलती होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर फाइनली जो है उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। ये जो प्रोसेस है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। हम इस प्रोसेस को एक केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे। अब मान लिया कि आप जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं, आपके पास एक कंप्लेन आती है
किसी स्कूल से कि वहाँ के जो सरकारी शिक्षक हैं या शिक्षा मित्र हैं वो पढ़ाते नहीं हैं। उससे जो बच्चों का भविष्य है वो खराब हो रहा है। वो कभी कभी स्कूल आते हैं, कभी कभी नहीं आते। इनको जितने घंटे पढ़ाना चाहिए उतने घंटे वो पढ़ाते नहीं हैं। इससे वहाँ के बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है, क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही है। ये एक बहुत आम प्रॉब्लम है और मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर शिक्षा के डिपार्टमेंट में जाएगा तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब आप क्या करें? तो ये एक केस स्टडी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहली देखिए ज़रूरत क्या है कि हम इस प्रॉब्लम को समझें, इसको एनालाइज करें। अब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो टीचर्स हैं वो अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहे हैं, जबकि वो पूरी तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं। जब वो तनख्वाह ले रहे हैं तो उनको अपना फ़र्ज भी पूरा करना चाहिए, ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। दूसरा, उनके ड्यूटी ना पूरी करने से जो बच्चे हैं उनको अपना जो शिक्षा का अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है, वो शिक्षा से वंचित हो जा रहा है। दोस्तों, जब आप किसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पोजीशन पे जाते हैं तो आपके पास तरह तरीके की कंप्लेन आती हैं, सैकड़ों कंप्लेंट्स आती हैं। सारी कंप्लेन सही हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि टीचर्स बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा सिंसियरली पढ़ाता है, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं और उन कारणों की वजह से क्या करते हैं कि वो कंप्लेन कर देते हैं, फॉल्स कंप्लेन कर देते हैं। तो इसलिए आपकी ज़रूरी है कि आप फैक्ट को ठीक से समझें। तो फर्स्ट चीज़ ये होती है कि आप फैक्ट्स को समझें। पहली बात आपको ये जानना चाहिए कि जो टीचिंग के नॉर्म्स क्या हैं, कितने घंटे टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, और फिर आप चेक करें कि वो क्या उतने घंटे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर टीचिंग नॉर्म्स ही मान लिया 4 घंटे के और टीचर 4 घंटे पढ़ा रहे हैं, लेकिन गांव के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 8 घंटे पढ़ाएं, तो वो उचित नहीं है। फिर आपको जानना चाहिए कि भाई वहाँ पे कितने टीचर्स की पोस्टिंग होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्कूल में 10 पोस्टिंग सेंक्शन है और 2 ही टीचर पोस्टेड हैं, तो नेचुरली उसमें क्वालिटी तो डेटरेट होगी, कितना भी मेहनत से वो टीचर पढ़ाएं। लेकिन उसमें टीचर्स की गलती नहीं है, उसमें गवर्नमेंट की गलती है कि उसने पोस्ट नहीं किया, और उसके लिए आप टीचर्स को पनिश नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट भी आपको जानने की ज़रूरत है। फिर आपको ये जानना चाहिए कि कितने ऐसे टीचर्स हैं जो प्रेस्क्राइब नॉर्म से कम पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर हर टीचर कम पढ़ा रहा है तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, और अगर सिर्फ 1-2 टीचर जो है कम पढ़ा रहे हैं, बाकी टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं, तो ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, और इन दोनों तरीके की प्रॉब्लम को हमको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्या तहसील लेवल पे आई, तहसील की नॉलेज में है, और अगर तहसील की नॉलेज में आई तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, और अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो उनके खिलाफ में क्या उनके सुपीरियर्स ने एक्शन लिया, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि हर प्रॉब्लम का निदान आप नहीं कर सकते। आपके अंडर में हज़ारों स्कूल्स हो सकते हैं और एक डेडिकेटेड शिक्षा डिपार्टमेंट भी है जिसका काम ये करना। तो हर प्रॉब्लम में अगर आप करेंगे तब तो आप रेगुलर काम अपना कर ही नहीं पाएंगे। तो आपका होना चाहिए कि भाई अगर तहसील लेवल प्रॉब्लम गई है तो उन्होंने क्या किया, और अगर उन्होंने स्टेप नहीं लिया तो उनके खिलाफ में क्या एक्शन लिया गया। फिर आपको ये पता करना चाहिए कि टीचर्स को अपॉइंट करना कितना मुश्किल है, टीचर्स को रिमूव करना कितना मुश्किल है। कई बार क्या होता है कि टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और आपके पास में पावर ही नहीं होती उनको हटाने की, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप उनको अगर हटा दें तो नए टीचर्स का मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके के फैक्ट्स आपको पता करने की ज़रूरत है इसके पहले कि आप कोई एक्शन लें। अब आप इसमें देखें कि जो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ पे है। पहले एक तरफ जो होता है लीगल एंगल को हम देखें तो यहाँ पे डिसिप्लिन का लैप्स है, डिसिप्लिन नहीं है, लोग टीचर आते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, ये एक डिसिप्लिन इससे ख़राब हो रहा है। दूसरा क्या है कि टीचर्स का कई बार मॉरल बड़ा लो रहता है, उनको आता ही नहीं है, पढ़ाना नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और इस चक्कर में वो क्लास में आते नहीं है पढ़ाने के लिए, इनकॉम्पिटेंट हैं वो। फिर आपको ये देखना लीगल एंगल ये है कि उनका जो ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तब तो जो है उन्होंने कहा था कि हम पढ़ाएंगे इतने घंटे, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहे। ये एक लीगल एंगल हो गया। मॉरल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये है कि जो टीचर्स हैं उनका धर्म है, उनकी ड्यूटी है पढ़ाना, वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों के कैरियर के लिए वो अपने को डेडिकेट नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ाते हैं तो ये बच्चों के लिए फेयरनेस नहीं है, बच्चों के लिए जस्टिस नहीं है। और अगर हम उनके खिलाफ में ज़्यादा एक्शन लेते हैं तो टीचर के लिए जस्टिफाइड नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप एक्शन लेते हैं तब भी प्रॉब्लम है, एक्शन नहीं लेते हैं तब भी प्रॉब्लम है, और इस चीज़ को आपको सारी फैक्टर्स को समझने की ज़रूरत है। फिर आपको ये देखना है कि जो आपके पास में ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसको आप एनालाइज करें ताकि आप उसके बेसिस पे बेस्ट एक्शन ले सकें।
अब जैसे आपको ये ऑप्शन है कि भाई अगर आप वर्किंग आवर को थोड़ा ऊपर नीचे कर दें तो क्या उससे क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है? अगर ऐसा संभव है तो वर्किंग आवर को चेंज कर सकते हैं आप। हो सकता है कि टीचर्स के अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं हो, पढ़ा ही नहीं सकते हो, तो कुछ उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जा सकते हैं, कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, ताकि वो अगर अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को समझ जाएं तो अच्छे तरीके से टीचर्स पढ़ा भी सकते हैं। आप टीचर्स के साथ में मीटिंग कर सकते हैं, उनको आप कन्विंस कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, और उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिला सकते हैं, और उनको आप डरा भी सकते हैं, थ्रेट भी दे सकते हैं कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। बजाय इसके कि आप डायरेक्ट एक्शन लें, पहले उनको समझाना भी जरूरी है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन आपके पास में है। फिर आपके पास में ऑप्शन है कि आप टीचर को सस्पेंड कर दें, अगर वो नोटोरियस आदमी है और उसके चक्कर में बाकी लोगों को भी इस तरीके की आदत पड़ रही है तो उनको आप तुरंत सस्पेंड कर सकते हैं और उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो टीचर को डिसमिस भी कर सकते हैं अगर आपके पास पावर है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल केस में हो सकता है आपके पास पावर हो। तो इस तरीके से क्या होगा, क्या मैसेज जाएगा और बाकी टीचर्स जो हैं ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे। और अगर वैकेंसी है और आप नए टीचर अपॉइंट कर सकते हैं तो नए टीचर भी आप अपॉइंट कर सकते हैं उनकी जगह पे। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये सारे ऑप्शंस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसके पहले कि आप कोई एक्शन लें। अब जब सारे ऑप्शन आपके पास में आ गए तो सिर्फ ऑप्शन से काम नहीं बनता, क्योंकि जब डिसीजन लेने की बात आती है तो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं होता या वो करेज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अगर एक्शन करेंगे तो उसका एक रिएक्शन होगा और इस वजह से कई लोग एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक बार आपके पास में ऑप्शंस आ गए फिर आपको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए और आपको वो डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इस सिचुएशन का बन सके। आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो कानून के दायरे में हो और सोसाइटी को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। और उसके अंदर फिर आप जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जैसे वर्च्यू एथिक्स हैं, डेंटोलॉजी है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, उसको इस्तेमाल करके जो बेस्ट एथिकल डिसीजन है उसको आप लें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डिसीजन है वो सही डिसीजन है? इसके लिए हम आपको कुछ क्राइटेरिया बताते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि एक सिविल सर्वेंट्स को या किसी भी आदमी को इस्तेमाल करने चाहिए अगर वो कोई भी एथिकल डिसीजन लेता है ये डायलेमा की सिचुएशन में। पहली बात तो ये है कि आपका डिसीजन फैक्ट ऑफ द केस पे बेस्ड होना चाहिए, हियर से पे नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया आपने मान लिया। फैक्ट क्या है, एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके ऊपर आपका फैक्ट केस बेस्ड होना चाहिए। दूसरा, आपको एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। अनएथिकल प्रिंसिपल से, इलीगल तरीके से, इमोरल तरीके से आपको वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो आपका जो डिसीजन है वो पब्लिक पॉलिसी के फेवर में हो, उसके साथ में हार्मोनाइज करें। अगर पॉलिसी ये है कि एजुकेशन को स्प्रेड करना है और आपका डिसीजन जो है वो एजुकेशन को ही रोक देता है तो वो सही नहीं है। तो ये भी चीज़ आपको देखना है कि आपका जो डिसीजन हो वो ब्रॉडर पब्लिक पॉलिसी के साथ ही रहे वो। फिर आपका जो डिसीजन उसमें आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन ना करें। कहने का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल जस्टिस है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये होता है कि जो आदमी के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं उसकी बात भी सुनिए, उसका पक्ष जानना भी जरूरी है। सारे पक्षों को जानने के बाद में ही न्यायोचित डिसीजन लिया जा सकता है, तो उसका आप वायोलेशन ना करें। फिर आप ये देखें कि आप कानून के एडहेरेंस, मतलब कि कानून का अक्षरतः पालन करना कई बार हमारे देश में नहीं हो पाता है। तो सिर्फ इसलिए कि कानून का अक्षरतः पालन नहीं हुआ है आप उसके खिलाफ एक्शन लें तो वो लीगली सही हो सकता है लेकिन उससे हो सकता है सोसाइटी का नुकसान हो। तो अपने डिस्क्रिप्शन को भी इस्तेमाल करना है और आपको बैलेंस बनाना है कि जो है वो कानूनी तौर से डिसीजन सही हो और आपका डिस्क्रिप्शन का भी आप पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। आपका अल्टीमेट पर्पज़ ये होना चाहिए कि जो आप डिसीजन लें उससे जनता का हित हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जनता के सेवक हैं और जनता का हित करना सर्वोपरि है। और फिर आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना चाहिए और सोसाइटी का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि साहब आपने सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल का सेक्रीफाइस कर दिया या इंडिविजुअल के लिए सोसाइटी का सेक्रीफाइस कर दिया। कई बार क्या होता है, एक अच्छा आदमी होता है, ईमानदार आदमी होता है, लेकिन सोसाइटी इतनी गई गुजरी रहती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि उस केस में आप सोसाइटी चूंकि कह रही है इसलिए आप उसको करें। तो आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए और ऐसा डिसीजन आपको लेना चाहिए जिससे दोनों का इंटरेस्ट बराबर से बैलेंस हो सके। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जो एथिकल डायलेमास होते हैं उसका हमें तुरंत का तुरंत सोल्यूशन नहीं करना चाहिए, इंस्टिंक्ट से डिसाइड नहीं करना चाहिए,
बल्कि एक प्रॉपर तरीके से सोच समझ के उसका निवारण करना चाहिए। और जब आप एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो जो आपका डिसीजन होता है वो न्यायोचित होता है और उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम एक नए मॉडल के बारे में बात करेंगे जिसको इस्तेमाल करके हम जो है गवर्नमेंट में या सिविल सर्विसेज में एथिकल डिसीजंस ले सकते हैं, और इसको हम कहते हैं इवांस एंड मैकमिलन मॉडल। तो चलिए इस मॉडल के बारे में जानते हैं। ये जो मॉडल है ये इवांस और मैकमिलन ने डेवलप किया था और इसके अंदर 10 स्टेप्स हैं, और ये जो 10 स्टेप्स हैं अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हम एथिकल डिसीजंस ले सकते हैं, फास्ट ले सकते हैं जो एफिशिएंट हों और जो कि प्रैक्टिकल हों। देखिए, कई बार हम डिसीजंस ऐसे लेते हैं जो कि पेपर पे तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ग्राउंड पे चल के फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये जो इवांस एंड मैकमिलन का जो मॉडल है इसके अंदर हम सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, इसलिए जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हम फास्ट ले सकते हैं, एफिशिएंटली ले सकते हैं और वो प्रैक्टिकल डिसीजन होंगे ताकि वो आगे चल करके सफलता को प्राप्त करें। ये जो फ्रेमवर्क है ये पर्टिकुलरली सुटेबल है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए और जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर जो इश्यूज़ होते हैं जो कि एक पब्लिक सर्वेंट फेस करता है, जैसे कि लॉ होता है, रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसी होती है, प्रोसीजर्स होती है, या जो बाकी फैक्टर्स होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ये जो है पॉलिसी बनाई गई है। ये 10 स्टेप सजेस्ट किए गए हैं। तो देखिए, जो पहला स्टेप है वो है इस्टेब्लिश द फैक्ट्स, कि फैक्ट्स को पता करो, सच्चाई को पता करो। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो आपकी जो डिसीजन है वो फैक्ट्स पे बेस्ड हो, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन या हमारे जो बायसेस होते हैं हमारे दिमाग में वो नहीं होने चाहिए। देखिए, सरकार में बहुत कॉमन होता है कि जब भी कोई आदमी ईमानदारी से काम करता है तो उसके खिलाफ बहुत सारी फर्जी कंप्लेंट्स भी आती हैं उसको डिमोटिवेट करने के लिए। उसी तरीके से बहुत सारे जो करप्ट लोग होते हैं हमारा कान भरते रहते हैं कि आदमी बड़ा बुरा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर उसके खिलाफ में कोई कंप्लेन आती है तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल जेन्युइन कंप्लेन है। तो हमारे जो बायसेस हैं उनको हमें नहीं करना है, और इसी तरीके से हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए फैक्ट्स को पता करना। अगर हमें फैक्ट्स पता नहीं है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, और इन्वेस्टिगेशन से फैक्ट्स को पता करना होता है, उसके बाद ही में हम जो है कोई डिसीजन लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी र्यूमर्स पे या गॉसिप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें हों वो फैक्चुअल हों, एविडेंस पे बेस्ड हों, ताकि हम उसको साबित कर पाएँ अगर हमसे कोर्ट पे पूछा जाए या कहीं भी पूछा जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप र्यूमर्स और गॉसिप पे डिसीजन लेंगे तो लोग आपके कानों को भरेंगे और आप हमेशा गलत डिसीजन लेंगे। दूसरा स्टेप ये होता है कि हमें अपने जो लीगल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ हैं उनका पता होना चाहिए। देखिए, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहने को सब सरकारी नौकरियां होती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उस डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग लोगों के रोल रहते हैं, और हमको अपनी ड्यूटीज़ और रोल्स जो है बताया जाता है कि आपको ये काम करना है। तो आपके पास में पावर भले ही बाकी चीज़ों के लिए भी हों, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका फोकस वो होना चाहिए जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि मान लिया आपके पास में सर्च की पावर है, आप सर्च आप कर सकते हैं, लेकिन सर्च मान लिया आप एक टैक्स डिपार्टमेंट में हैं और मान लिया कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में हैं, जीएसटी में हैं, तो जीएसटी से रिलेटेड मैटर के बारे में ही सर्च करिए। ऐसा ना हो कि जीएसटी के एक्सक्यूज़ पे आपने इनकम टैक्स के मामले में रेड कर दी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए रेड कर दी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्पज़ से रेड करते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जो कि दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस होना चाहिए हमारे अपने काम पे होना चाहिए। हम तभी काम करें जो कि हमारे डिपार्टमेंट को पर्टेन करता हो, दूसरे के डोमेन में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब हमने मान लिया कोई काम किया, उसका पार्ट तो हमारे ऊपर है लेकिन पार्ट दूसरे डिपार्टमेंट में है। अब जैसे कि अगर जीएसटी का इवेजन हुआ तो इनकम टैक्स का भी इवेजन हो गया। कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स का इवेजन होता है तो साथ में करप्शन एंगल भी आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हो उनके साथ मिल करके काम करना चाहिए, और उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो हमारे साथ में ज्वाइन करें और अपने डोमेन से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है उसको वो करें।
तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हों उनके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई एक्शन लेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किन लोगों पे इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट होगा। ज़्यादातर हम सिर्फ कंसर्न करते हैं उस व्यक्ति पे जिसके खिलाफ हम एक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेकेंडरी पार्टिसिपेंट होते हैं जिनके ऊपर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे मान लिया कि आपने किसी आदमी के फैक्ट्री पे रेड करी और उस फैक्ट्री के अंदर टैक्स इवेजन मिला, आपने फैक्ट्री बंद करवा दी, या इतना ज़्यादा डिमांड हो गई कि फैक्ट्री बंद हो गई। चलिए, वो आदमी तो बर्बाद हो गया, लेकिन उसके साथ साथ में जो हज़ारों लोग उस कंपनी में काम करते थे बेरोजगार हो गए। उसी तरीके से वो जिसको सामान सप्लाई करता था उसको सप्लाई नहीं कर सकता, जो उसके वेंडर हैं उनके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इस तरीके से जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि केवल प्राइमरी जो स्टेक होल्डर है या प्राइमरी पार्टिसिपेंट तक हम सीमित ना रखें, बल्कि हम ये देखें कि उसका बाकी लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, जो कि किसी तरीके से जो प्राइमरी जो पार्टिसिपेंट है या जिसने कोई गलत काम किया है, जिसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके साथ में कनेक्टेड हैं। और देखिए, जो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी होता है खास तौर से कि अगर हमारा कोई एथिकल प्रिंसिपल है, जैसे कि मान लिया हम यूटिलिटेरियन पर्पज़ से काम कर रहे हैं जिसमें हमारा पर्पज़ है मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितने लोगों को नुकसान होगा। अगर मान लिया हम एक ऐसा एक्शन लेते हैं जिसमें कि हज़ारों लोगों को नुकसान होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्शन अवॉइड करें अनलेस कि उसका बेनिफिट भी हमको बहुत ज़्यादा हो। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो एथिकल प्रिंसिपल हैं पार्टिसिपेंट्स के, जिनके खिलाफ हम एक्शन लेने जा रहे हैं या जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं। देखिए, हमें हर एथिकल वैल्यू को बराबर की मान्यता देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पार्टिसिपेंट है उनके एथिकल वैल्यू को समझना ज़रूरी है। जैसे एक कोई व्यक्ति है जिसका एथिकल वैल्यू जो है सबसे बड़ा है लॉयल्टी, तो जब भी उसके साथ में कोई एथिकल डायलेमा की सिचुएशन आती है, वो लॉयल्टी को प्रेफर करता है, वो वफादारी को प्रेफर करता है। अपने बॉस के खिलाफ में कुछ नहीं बोलेगा, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। और दूसरा एक पार्टिसिपेंट ऐसा है जो कि इक्वलिटी को या जस्टिस को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। तो ऐसी सिचुएशन में नेचुरली अगर आपको डिसीजन लेना है तो लॉयल्टी से ज़्यादा आपको इक्वलिटी या जस्टिस को फेवर करना चाहिए। तो जब भी हमें एथिकल डायलेमा हो, इन दोनों के बीच में सिलेक्शन करना हो कि हमें लॉयल्टी को प्रेफर करना है या इक्वलिटी को प्रेफर करना है, तो हमें इक्वलिटी को प्रेफर करना चाहिए। पांचवा जो है ये स्टेप है कि चलिए, मान लिया आपने डिफरेंट लोगों के बारे में जान लिया, पार्टिसिपेंट्स के बारे में जान लिया, अब ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नॉर्मेटिव एथिकल प्रिंसिपल हमको इस्तेमाल करना है। देखिए, हमने बहुत सारे एथिकल थ्योरीज के बारे में जाना है नॉर्मेटिव, जैसे कि वर्च्यू एथिक्स के बारे में हमने सीखा है, डेंटोलॉजी के बारे में हमने सीखा है, यूटिलिटेरियन के बारे में सीखा है, रिलेशनशिप एथिक्स के बारे में सीखा है। तो हमें ये देखना है कि कैसे और इस सिचुएशन में कौन सा एथिकल प्रिंसिपल किस तरीके से लगाया जाए। तो जब हम कोई भी ऑप्शंस डिसाइड करते हैं तो हम उसको कौन सा नॉर्मेटिव प्रिंसिपल यूज़ करेंगे उसके बेसिस पे हम डिसाइड करें। अब हमें पता होना चाहिए कि देखिए, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर हमारी क्या ड्यूटी है, और ऐसा कोई भी काम जो कि हमारी ड्यूटी के बाहर है या हमारे रूल्स के बाहर है, प्रोसीजर के बाहर है, हमें उसको करने से बचना चाहिए। अब जैसे कि मान लिया आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप इनकाउंटर करके क्राइम को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी पावर के बाहर है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसको हमें देखना चाहिए कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी रैशनल हो। जैसे कि अगर आप एक टैक्स डिपार्टमेंट में हैं तो आपका पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू ले लें, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करें और ऐसा डिसीजन लें जो कि उसको भी रैशनल लगे और डिपार्टमेंट को भी रैशनल लगे। और इसीलिए क्या है कि जब भी हम कोई डिसीजन लें तो हमें किसी न किसी एथिकल थ्योरी को कंसीडर करना चाहिए और उसके बेसिस पे हमें रीजंस देने चाहिए कि जो हमने डिसीजंस लिए। कहने का मतलब देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें क्लियरली बताना चाहिए कि भाई हमने किस प्रिंसिपल के बेसिस पे डिसीजन लिया। हमने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ये न्याय के हिसाब से सही है, ये कानून के हिसाब से सही है, ये हम डेंटोलॉजी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, या हमने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी होगी। तो जो भी आपने बेसिस है उसको आप क्लियरली बताएं और फिर आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कि एक केस में डेंटोलॉजी लगाई, एक केस में रिलेशनशिप एथिक्स लगाया, एक में यूटिलिटेरियन लगाया। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर डिसीजंस इन ऑल दी केसेस। तो आपने एक बार मान लिया डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ, अब हम इस एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे,
अब आपको क्या करने हैं, ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में विचार करिए। हर ऑप्शन जो है उसको बहुत ही क्रिटिकली आप एग्जामिन करिए और उसके अंदर आप ये देखिए कि उससे क्या फ़ायदा होगा और उससे क्या नुकसान होगा, क्या उसमें वैल्यू एडिशन होगा और क्या उसका नुकसानदेह इफेक्ट होगा। इसी तरीके से ये भी आप दिखाइए कि जो भी हम ऑप्शन लेते हैं उसके अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व है और क्या बेनिफिट इन्वॉल्व है। तो आपको उसका पूरा पॉजिटिव और निगेटिव साइड को एग्जामिन करने की ज़रूरत है, उसके रिस्क और बेनिफिट को एग्जामिन करने की ज़रूरत है और इस तरीके से आप एक मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट करिए। जब आपने ऑप्शंस को क्रिएट कर लिए, अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जिसके अंदर हम ऑप्शंस को चूज़ करेंगे प्रिडिक्शन के बेसिस पे कि उसका नेट बेनिफिट क्या होगा। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो भी पॉसिबल निगेटिव या पॉजिटिव आउटकम है उसके बेसिस पे आप अपना ऑप्शन चूज़ करें। यहाँ पे पॉसिबल वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि आपको नहीं पता कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, आपको उसको एस्टिमेट करना है। तो जब आपने एक बार डिसाइड किया कि ये ऑप्शन है, तो उसके बेसिस पे आप ये एग्जामिन करिए कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें आप एग्जामिन करिए। और हर एक जो आपका कॉन्सिक्वेंस है हर डिसीजन का, उसको आप थॉरली एग्जामिन करिए और उसके बाद में आप क्या करिए कि ये देखिए कि भाई इसका जनता पे क्या इम्पैक्ट होगा और आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। कहने का मतलब जो डिसीजन आप लें वो एक तो आपकी ड्यूटीज़ के स्वरूप हो, इन द सेंस कि रूल के एम्बिट में हो, और दूसरा जनता पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को वे करके आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसके बेसिस पे आप बेस्ट ऑप्शन डिसाइड करेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेप 8 से 10 के बीच में, और 8 से 10 के जो स्टेप्स हैं ये इन सवालों के जवाब पे डिपेंड करते हैं जो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। ये देखिए जो 8 से 10 जो स्टेप बताए गए हैं, ये स्टेप्स जो हैं ये एक तरीके से आपको एक बेसिस देते हैं कि ये चीज़ों को हमें कंसीडर करके डिसीजन लेना है। अब ये देखिए जो पहला स्टेप है, जो 8वां स्टेप जिसको हम कहेंगे इन तीनों में से, वो है कि प्रेस और मीडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि देखिए जो भी हम देश में रह रहे हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होता है प्रेस मीडिया पे, तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप ये जब भी कोई डिसीजन लें तो ये ध्यान रखें कि अगर ये कल वो फ्रंट पेज पे छपेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और इसलिए आप एक सवाल करें अपने से कि अगर मैं ये जो एक्शन ले रहा हूँ, अगर ये कल फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर के आ जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो डिसीजंस अच्छे डिसीजंस होते हैं वो अक्सर पॉपुलर डिसीजंस नहीं होते हैं। इसका मतलब कि ये नहीं कि साहब आप जो डिसीजन लेंगे वो ऐसा डिसीजन हो कि बड़ा पॉपुलर हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ऐसा भी डिसीजन नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो। तो आपको ये देखना है कि डिसीजन जो हो वो रीजनेबली पॉपुलर हो, लोग उसको एक्सेप्ट करें और उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हो। तो इस तरीके से ये फैक्टर को भी हम ध्यान रखें जब भी हम कोई डिसीजन लें। नवा जो फैक्टर है वो है कि जो आपके जो जॉब रिलेटेड डिसीजंस हैं उसके बारे में आप एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू समझें। अब देखिए कोई भी जो डिसीजन है जो आपके जॉब से पर्टेन करता है, आपकी ड्यूटी से पर्टेन करता है, अब आप इस बात को ध्यान रखें कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्या वो आपको हायर करेंगे, क्या वो अपॉइंट करेंगे अगर उनको पता हो कि आप ये डिसीजन लेने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज़ हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो फुलफिल करता है कि नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लिया कि अगर आप एक टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आप ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि प्रो टैक्स पेयर हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी या डिपार्टमेंट हायर नहीं करेगा। अगर सपोज करिए आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट से रिलेटेड हैं, और आप क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर शायद आपको एजेंसी वो हायर नहीं करेगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो एजेंसी आपको हायर करेगी, अगरचे उसको पहले से पता हो कि आप इस तरीके का डिसीजन लेंगे। और अगर आपका जवाब इसमें हाँ है तो उसको आप ड्यू इम्पोर्टेंस दें। जो 10वां स्टेप है ये है कि आप ये देखें कि अगर नॉन जॉब रिलेटेड डिसीजन हो, तो अगर आप वो डिसीजन लेते हैं तो क्या आपकी कंपनी आपको हायर करेगी। अगर उसको पता हो कि जो एथिकल डायलेमा आपने फेस किया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस एथिकल डायलेमा में आपने जो डिसीजन लिया वो अगर सही डिसीजन है
तो फिर क्या वो कंपनी आपको हायर करेगी। देखिए, इसको सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मतलब जो आपकी कंपनी या जो गवर्नमेंट के जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो एथिक्स हैं, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेती है, और अगर आपके जो एथिक्स हैं जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं, अगर उनके बीच में मैच नहीं है तो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। जैसे कोई भी आदमी अगर आर्मी में है तो किसी ऐसे आदमी को हायर नहीं करेगा जो नॉन वायलेंट हो, क्योंकि उसके एथिकल प्रिंसिपल और आपके एथिकल प्रिंसिपल्स अलग हैं। तो इस तरीके से अगर जॉब रिलेटेड ना भी हो कोई डिसीजन, तो उस केस में भी क्या है कि आपके एथिकल वैल्यूज़ और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल वैल्यूज़ हैं वो मैच करने चाहिए, ताकि जब भी इस तरीके के डायलेमा की सिचुएशन आती है तो आप जो प्रिंसिपल अप्लाई करें वो वही प्रिंसिपल हो जिसकी बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो इस तरीके से अगर इसका आंसर यस है, तब उस सिचुएशन में आप उसको भी ड्यू वेटेज दें। अब हम फाइनली आते हैं, जब हमने एक बार डिसीजन ले लिया तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमने 8 to 10 डिस्कस किया, इन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके हमें डिसीजन लेना है, और फिर जो स्टेप 1 to 7 है उसको हमें फॉलो करना है। तो 8 to 10 जो है वो कोई स्टेप्स नहीं है, 8 to 10 आपको गाइड करते हैं डिसीजन लेने के लिए। एक्चुअल जो स्टेप्स हैं वो 1 to 7 है। तो इस तरीके से ये जो स्टेप्स डिसीजन मेकिंग के हैं वो कोई एग्जॉस्टिव नहीं है और एक्सक्लूसिव नहीं है इस मामले में कि इसमें आप चाहें तो अपने तरफ से कुछ जोड़ भी सकते हैं, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि सारे स्टेप्स आपको लेने ज़रूरी हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे स्टेप्स आपको ना लेने हों, सारे के सारे फैक्टर्स आपके लिए एप्लीकेबल ना हो। तो ऐसा नहीं कि आपको देखना है कि नहीं मुझे तो सारे के सारे स्टेप्स लेने हैं। हो सकता है कि कम स्टेप से काम चल जाए, और हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया और एक्स्ट्रा स्टेप भी आपको लेने पड़ें डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए जो 10 स्टेप आपको डिस्कस किए गए हैं वो ना तो एग्जॉस्टिव हैं इन द सेंस कि कंप्लीट हैं, ना एक्सक्लूसिव हैं कि इनके अलावा हम कुछ और नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने जो डिस्कस किया, अगर हम इस स्टेप्स को फॉलो करें तो हम अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी एथिकल डिसीजंस को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं एथिकल डायलेमास के बारे में। जो दुविधाएं होती हैं जो नैतिक कार्यों को करने में हमारे ज़िंदगी में आती हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने जाना बहुत ही शॉर्ट में कि ये जो एथिकल डायलेमास होते हैं वो होते क्यों हैं, उनके क्या कारण होते हैं। आज हम जानेंगे एक कारण को डिटेल में, और वो कारण है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। मतलब जो हमारे एथिकल प्रिंसिपल होते हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, उन्हें जनरली हमें फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे झूठ ना बोलना, सच बोलना, आम तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम सच बोलें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारा एक्शन है सच बोलने का, वो हमारे किसी दूसरे एथिकल एक्शन को अफेक्ट करने लगता है। जैसे मान लिया कि आपके सत्य बोलने से किसी का नुकसान हो जाए, किसी की जान चली जाए, तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम सच बोलें कि ना बोलें। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, ये हम आज सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें जानना पड़ेगा कि हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हम बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जैसे फेयरनेस। हम चाहते हैं कि सबको हम बराबरी की तरह ट्रीट करें, फेयरनेस हो हमारे अंदर, जस्टिस हो, ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हम जो कहें वो करें, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, हम हमेशा सच बोलें, जनरसिटी होनी चाहिए, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हम दूसरे का भला करें उससे बिना कोई अपेक्षा किए हुए, बेनिवलेंस, हर आदमी का भला करना। इस तरीके के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको कि हम आम जिंदगी में अच्छा मानते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट आती है, और हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल जो डराइव हुए हैं, ये अलग अलग प्रिंसिपल से डराइव हुए हैं, अलग अलग फिलोसफर्स ने इस बातों को कहा हुआ है, और इस तरीके से ये धीरे धीरे करके एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स बन गए हैं। हमने पहले जाना था नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में जो दुविधाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम कैसे रिजॉल्व करें। ये फिलॉसफी की वो ब्रांच है, या फिलोसफिकल एथिक्स की वो ब्रांच है
जो इस तरीके के सवालों का जवाब देती है कि हम एक अमुक सिचुएशन में हम क्या करें और क्या ना करें जो कि मॉरल हो। तो ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, ये एक तरीके से प्रिस्क्रिप्शन आपको बताता है कि अगर ये सिचुएशन आपके पास आए या इससे मिलती जुलती सिचुएशन आपके पास आए तो आप क्या करें। ये नॉर्मेटिव एथिक्स में हमने सीखा। और नॉर्मेटिव एथिक्स में हमने ये भी सीखा कि जो अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व करें। तो सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में हम ये जानते हैं कि अलग अलग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। वैसे तो हम इसकी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं पहले चैप्टर्स में, लेकिन हम थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए होता है वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका इरादा सही है, अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो आप जो करेंगे वो सही करेंगे। ये एरिस्टोटल ने इसको एडवोकेट किया था, और भी बहुत सारे फिलोसफर इस बात को मानते हैं। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा जो हीरो होता है उसके इरादे नेक होते हैं, वो सबका भला करना चाहता है, इसलिए जो भी काम करता है चाहे वो वायलेंस हो चाहे नॉन वायलेंस हो वो सही होता है। अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स में जाएं तो जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने ऐसे बहुत सारे काम किए जिसमें कि आप उसको अगर हम एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही नहीं थे। कई बार झूठ बोलने को उन्होंने कहा, कई बार उन्होंने वादों को पूरा नहीं किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहीं। लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने जो भी काम किया वो एथिकल है। क्यों एथिकल है? क्योंकि वो भगवान थे और वो एक अच्छे इंसान थे, और उनका काम ये था कि धर्म को जिताना, अधर्म को हराना। तो उनकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं है, और इस वजह से उनके जो भी काम हैं अच्छे हैं। तो ये एक तरीके से वर्च्यू एथिक्स के दायरे में आते हैं। दूसरा हमने जाना था डेंटोलॉजी, जो कि कांत के प्रिंसिपल के बेसिस पे है। उन्होंने जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के बारे में बताया था, उससे जो थ्योरीज डेराइव होती हैं वो है। डेंटोलॉजी में हमने सीखा था कि हमें सही काम को एज अ ड्यूटी करना चाहिए, और उसमें उसका क्या रिजल्ट होता है बाद में, इससे हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। जैसे सच बोलना। अब आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वो कटु सच हो, चाहे उसका अंजाम बुरा हो, चाहे उसका अंजाम अच्छा हो। तो डेंटोलॉजी हमको ये सिखाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे उसका जो भी रिजल्ट हो। इसके ठीक विपरीत हमने टेलोलॉजी के बारे में जाना, जिसके अंदर यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल भी आता है। और टेलोलॉजी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का निष्कर्ष क्या निकलता है, फल क्या निकलता है। मतलब अगर आप झूठ बोलें और उससे भला हो जाए किसी का तो वो अच्छा है, और अगर सच बोलें और उससे बुरा हो जाए तो वो खराब है। तो ये जो प्रिंसिपल है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल या टेलोलॉजी प्रिंसिपल है, ये हमें ये सिखाता है कि रिजल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा एक्शन ऐसा होना चाहिए कि इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिल सके। उसके बाद में हमने सीखा रिलेशनशिप एथिक्स के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि जो मॉरल एक्शन होता है वो एक्शन होता है जिसमें इंपैथी हो, दूसरे की फीलिंग को हम समझें, और कॉम्पैशन हो, मतलब कि लव हो। जैसे कि जो हमें बुद्धा ने सिखाया, जो हमें जीसस क्राइस्ट ने सिखाया कि दुश्मनों को भी माफ़ करो, दुश्मनों को भी प्रेम करो, हर आदमी से प्रेम करो। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेस्ड हैं एम्पैथी और कॉम्पैशन पे, और इसको कहा जाता है रिलेशनशिप एथिक्स। तो कई बार इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं उनको हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक केस स्टडी को लेते हैं, और उस केस स्टडी के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हम इन प्रिंसिपल्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केस स्टडी कुछ इस तरीके से है। एक ट्रॉली है जो कि ट्रैक पे बहुत तेजी से चली आ रही है। अब आगे जो है 5 मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं ट्रैक पे, और ट्रॉली को रोकने का कोई तरीका नहीं है, और मजदूरों को भी आप इन्फॉर्म नहीं कर सकते। अब आपके पास एक चीज रास्ता दिखाई देता है कि आपके सामने एक बहुत ही मोटा व्यक्ति खड़ा है। अगर आप उसको धक्का दे दें और वो ट्रैक पे गिर जाए तो ये ट्रॉली अपने आप रुक जाएगी, और वो जो 5 लोग हैं उनकी जान बच जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये आपके दिमाग में मॉरल डायलेमा है। एक तो ये है कि आप कुछ ना करें, उस आदमी को धक्का ना दें, और जो 5 लोग मर रहे हैं उनको मरने जाने दें। इस तरीके से 5 जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा यह है कि आप इसको धक्का दे दें तो एक जिंदगी तो खत्म होगी, लेकिन 5 जिंदगियां बच जाएंगी।
तो अब आप क्या करें, एक आदमी की ज़िंदगी या 5 आदमी की ज़िंदगी, ये आपके दिमाग में एक मॉरल डायलेमा है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप कुछ ना करें, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो 5 लोगों की ज़िंदगियां तो चली जाएंगी, लेकिन आप सेफ हैं क्योंकि आपने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया। धक्का देना गैर कानूनी है, लेकिन न एक्ट करना वो कोई गैर कानूनी नहीं है, और किसी भी कानून के हिसाब से आपको उन 5 आदमियों की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी तरफ अगर आपने ये सोचा कि भाई 5 आदमियों की ज़िंदगी बचा ली जाए और एक आदमी की ज़िंदगी जाने दें, और उस मोटे आदमी को आपने धक्का दे दिया तो वो मर गया, और उसके लिए क्या होगा कि आपको एक मर्डरर माना जाएगा, क्रिमिनल माना जाएगा, आपको जेल की सज़ा होगी, और ये एक्ट जो है एक मर्डर के समतुल्य होगा। तो ये एक चीज़ है कि जिसमें आपको सज़ा हो सकती है, लेकिन भले ही आपका इरादा हो किसी की ज़िंदगी बचाने का। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम डेंटोलॉजी प्रिंसिपल की बात करते हैं। डेंटोलॉजी प्रिंसिपल में यह हमें सिखाया गया है कि जो हम काम करें वो काम सही होना चाहिए, उसका कोई भी अंजाम हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये हम जानते हैं कि किसी भी इनोसेंट आदमी को सड़क पे या मान लिया ट्रॉली के सामने फेंक देना, धक्का दे देना जिससे उसकी जान चली जाए, वो किसी भी तरीके से एक कानूनी या मॉरल एक्शन नहीं हो सकता है। इस वजह से जो डेंटोलॉजी प्रिंसिपल बहुत क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप धक्का नहीं दे सकते, क्योंकि धक्का देना अपने में ही एक गलत ऑप्शन है और किसी भी इनोसेंट की जान लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो डेंटोलॉजी प्रिंसिपल का वर्डिक्ट एकदम क्लियर है कि हमें धक्का नहीं देना चाहिए। अब हम आते हैं यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की तरफ। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में हमें सिखाया जाता है कि आपको वो काम करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिल सके। अब इस सिचुएशन में मान लिया आपने धक्का दे दिया और एक आदमी तो मर गया, उसका परिवार और वो तो बहुत दुखी है या ख़त्म हो गया वो, लेकिन जो 5 लोग हैं उनकी ज़िंदगियां बच गई, और इस तरीके से दुनिया में जो टोटल हैप्पीनेस है वो बढ़ गया। तो अगर हम इस एक्शन की बात करें तो ये एक्शन सही माना जा सकता है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की वजह से। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एक्ट यूटिलिटेरियन, कि आप जो काम करें उसका क्या अंजाम होगा, और दूसरा होता है रूल यूटिलिटेरियन। रूल यूटिलिटेरियन का मतलब ये होता है कि वो काम क्या कानूनी दायरे में आता है, क्या वो एक ऐसा काम है जो कि हम जनरलाइज कर सकते हैं, वो सब पे एप्लीकेबल कर सकते हैं और ऐसा रूल बना सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप धक्का दे सकते हैं। तो इसका जवाब हमको मिलता है नहीं, क्योंकि हम ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते, और ऐसा कोई रूल हो नहीं सकता कि किसी की जान बचाने के लिए किसी को हम ट्रैक पे फेंक दें। तो ये जो एक्शन है, भले ही आपका एक्ट यूटिलिटेरियन को सेटिस्फाई करता है, ये रूल यूटिलिटेरियन को सेटिस्फाई नहीं करता है, और इस वजह से यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से भी किसी को धक्का देना उचित कदम नहीं माना जा सकता। और इस वजह से जो कंक्लूजन हमें निकलता है कि दोनों प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए भी हमारे लिए उचित नहीं है कि हम उस जो मोटे आदमी को हम धक्का दे दें किसी की भी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, और किस तरीके से हम उन एथिकल प्रिंसिपल को रिजॉल्व कर सकते हैं और एक सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं जो कि मॉरल एक्शन भी हो और हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स को भी सेटिस्फाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम एथिकल डायलेमास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या जो नैतिक मूल्य होते हैं उनसे जो रिलेटेड जो दुविधाएं होती हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कई बार जिंदगी के हम इस मोड़ पे रहते हैं जहां पे हमें 2 नैतिक मूल्यों के बीच में से एक का चुनाव करना होता है, और ऐसे समय हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। तो आज हम ऐसे ही एक दुविधा के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एंड और मीन्स की दुविधा है। मतलब हम एक रास्ता जो अख्तियार करते हैं किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, वो रास्ता सही हो
या हमारा जो गंतव्य है, एंड है, वो सही हो, उसके बीच में जब हमें चॉइस करनी पड़े कि आपको सही गंतव्य तक पहुंचने के लिए गलत रास्ता अगर आपको अख्तियार करना पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ महापुरुषों ने जो बातें कही हैं एंड और मीन्स के बारे में, उसको हम जानते हैं। एक फ्रेंच ऑथर हैं और ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसके अंदर एक सैनिक भी थे, इनका नाम है जॉर्जेस वेर्नोनोज। इन्होंने कहा, द फर्स्ट साइन ऑफ करप्शन इन अ सोसाइटी दैट इज स्टिल अलाइव इज दैट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। अगर किसी सोसाइटी के अंदर ये धारणा है कि एंड जो है वो जस्टिफाई करता है मीन्स को, मतलब कि सही काम करने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करो वो सही है, तो वो सोसाइटी के करप्शन की निशानी है। देखिए आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस होते हैं, लिंचिंग के केसेस होते हैं, जहाँ पे कोई आदमी कोई काम कर रहा है, उस शक में भीड़ उसको मार मार के मार डालती। आपने इस तरीके की केसेस सुने होंगे जहाँ पे जो पुलिस होती है किसी क्रिमिनल को फॉल्स इनकाउंटर में मार देती है और लोग बड़ी तालियां बजाते हैं, सोसाइटी उसको अप्रूव करती है। तो जिन सोसाइटीज़ में इस तरीके की जो अप्रूवल होते हैं वो सोसाइटी ऑनेस्ट नहीं है, ये एक सोसाइटी के करप्शन की निशानी है। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में जो मीन्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपके पास पुलिस है, आपके पास जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था है, उसको दंडित करने का मौका मिलना चाहिए, ना कि कोई भी आदमी कानून अपने हाथ में लेके किसी भी आदमी को मार दे। तो अगर आपकी सोसाइटी ऐसे एक्शंस को इनकरेज करती है तो वो सोसाइटी के करप्शन की निशानी है। इसी तरीके से एक अमेरिकन ऑथर है उर्सुला के ले गुइन, जिन्होंने कहा, द एंड जस्टिफाइज द मीन, बट व्हाट इफ देयर इज नेवर एन एंड, ऑल वी हैव इज मीन्स। कहने का मतलब ये है कि अगर अंत सही हो तो जस्टिफिकेशन अगर हम सही माने किसी भी रास्ते का, तो किसी भी चीज़ का एंड तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आज जो एंड है वो दूसरे काम का मीन्स बन जाता है या रास्ता बन जाता है। जैसे आप जब बोर्ड का एग्ज़ाम 10वीं का दे रहे होते हैं, 12वीं का दे रहे होते हैं, तो वो आपके लिए एक एंड है, आपको उसमें एक नंबर पाने हैं, वो आपके लिए एंड, आप सारी ताकत लगाते हैं। लेकिन आगे जब आप जाते हैं, कोई कंपटीशन देते हैं, तो बोर्ड का वही नंबर सिर्फ एक मीन्स बन के रह जाता है, क्योंकि कंपटीशन का रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिर्फ बोर्ड के नंबर से आपको ये है कि क्वालिफिकेशन मिलती है कि हाँ भाई आपने 10वां पास किया, 12वां पास किया, मिनिमम आपके इतने नंबर रहे। फिर जब आप नौकरी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो जो कंपटीशन है वो केवल मीन्स बन के रह जाता है, क्योंकि फिर आपकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। तो जो भी चीज़ एंड हमें लगती है वो किसी न किसी चीज़ का मीन्स होती है, क्योंकि दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती। जो एंड है वो मीन्स है, और इस तरीके से जो आज का मीन्स है वो अपने में एक एंड है। तो अगर हम सोचें कि हम एक एंड गलत हो, मतलब एक रास्ता गलत हो, उससे हम सही अंत तक पहुंचेंगे, ये धारणा सही नहीं है। महात्मा गांधी ने बिल्कुल सही विचार इसमें दिया, या बिल्कुल उनके क्लियर कट विचार थे। उन्होंने कहा, दे से मीन्स आर आफ्टर ऑल मीन्स। वो कहते हैं कि मीन्स तो सिर्फ मीन्स है। आई वुड से मीन्स आर आफ्टर ऑल एवरीथिंग। मेरे विचार से मीन्स सब कुछ है, जैसा मीन्स है वैसा ही एंड होता है, और इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो मीन्स होते हैं और एंड्स होते हैं वो एक ही चीज़ की दो पहलू हैं, और आप सही रास्ते को बिना फॉलो किए हुए सही मकसद पे नहीं पहुंच सकते। कोई आदमी अगर ये सोचे कि झूठ बोल करके वो सही काम कर सकता है तो ये सही नहीं है। कोई आदमी ये सोचे कि हम बहुत सारे लोगों की जान ले करके या सेक्रीफाइस करके एक अच्छा देश बना सकते हैं, वो भी सही नहीं है। तो मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मीन्स का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो मीन्स का मतलब होता है रास्ता। जैसे जब जस्टिस होती है, न्याय होती है, तो न्याय के लिए ये नहीं कि आपने सिर्फ न्याय कर दिया, आपके सामने कोई केस लाया गया, आपने कह दिया भी हाँ ये सही है ये गलत है, अपने इंट्यूशन से, अपनी नॉलेज से। इसीलिए न्याय पाने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया है।
वो जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तब आप जो काम करेंगे वो न्यायोचित माना जाएगा। इस प्रोसेस के जो अंग हैं वो है इक्वलिटी ऑफ एक्सेस, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी, पार्टिसिपेशन और राइट टू अपील। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इक्वलिटी टू एक्सेस। कहने का मतलब ये है कि जो भी डिसीजन मेकर हो उसको पास अप्रोच करने का, उसको अपनी बात पहुंचाने का सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि हर जो पार्टी हो, जो अफेक्टेड हो और जो डिसीजन मेकर के सामने हो, जज के सामने हो, उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे जज जो हैं डिसीजन लेने वाले हैं। उसके अलावा इक्वलिटी टू एक्सेस का ये भी मतलब हुआ कि जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग की, अपील फाइल करना है, पिटिशन देना है, रिक्वेस्ट देनी है, जो भी चीज़ है, ये जो प्रोसेस है ये सारा सभी लोगों को पता होना चाहिए ताकि कोई भी आदमी इस ज्ञान के अभाव से उसको इनजस्टिस ना हो। फिर जो जज है उसको सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सुनने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक पार्टी का सुना और दूसरे का नहीं सुना और केस डिसाइड किया। हो सकता है कि आप जस्टिस कर रहे हो, लेकिन जो आदमी जिसका पक्ष नहीं सुना गया उस आदमी को ऐसा लगेगा कि उसके साथ में जस्टिस नहीं हुआ, और इस वजह से आपको सारे पक्षों को सुन करके ही डिसीजन को देना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इम्पार्शियलिटी। जो जज हो उसको इम्पार्शियल होना चाहिए। देखिए, हम सब लोग जो हैं, हमारी कुछ पर्सनल प्रेजुडिसेस होती हैं। हम कोई मशीन तो है नहीं। किसी पर्टिकुलर कास्ट का, क्रीड का, जेंडर का, नेशनलिटी का, लैंग्वेज का, कुछ चीज़ों को हम पसंद करते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं। ये हमारी पर्सनल बायसेस हो सकती हैं, कुछ पॉलिटिकल बायसेस भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं तो हमें इम्पार्शियल होना चाहिए। वहाँ पर हमारे जो पर्सनल विचार हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, वो न्याय के आड़े में नहीं आने चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहें कि आप जो जस्टिस को डिलीवर करें। तीसरा जो स्टेप है ट्रांसपेरेंसी। जो डिसीजन आप लें वो सारे जो स्टेक होल्डर्स हों उनको इन्फॉर्म करके लें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को करने के बाद में लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या होती है कि जब आप डिसीजन लें तो उसका जो कारण है वो भी आप अपने डिसीजन में बताएं। अगर आपने सब पार्टीज को सुना और उसके बाद में एक लाइन का जजमेंट दे दिया कि हाँ भाई मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये सही जजमेंट नहीं है। आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने किसी को क्यों सेलेक्ट किया, आपने किसी को क्यों रिजेक्ट किया, आपने किसी को क्यों पनिश किया, किसी की बात आपने क्यों नहीं मानी। ये जो कारण हैं ये भी जो है डिसीजन में आपके आने चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ आपने अपना दिमाग अप्लाई किया है और सोच समझ के जो है वो फैसला आपने सुनाया है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इफिशियंसी। एक अंग्रेजी में कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर मान लिया किसी को सज़ा मिलनी है करप्शन पे, क्राइम पे, और उस सज़ा मिलते मिलते 10 साल, 20 साल, 25 साल लग गए, उस बीच में वो रिटायर कर गया या उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे जस्टिस का फ़ायदा क्या है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी जस्टिस है उसको समय से दिया जाए और जल्दी दिया जाए, क्योंकि अगर आपने बहुत देर कर दी उसमें तो उसका फ़ायदा जो है वो मुवक्किल को नहीं मिलता है, या जिस आदमी को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जस्टिस में पार्टिसिपेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप जो करें न्यायोचित करें तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मान लिया सरकार कोई कानून बनाए तो उस कानून को अगर वो अपनी वेबसाइट पे डाल दे कि हाँ मैं ये कानून बनाने का प्लान कर रहे हैं, और लोगों के विचार को आमंत्रित करे और लोगों के विचार सुन करके उनको ध्यान में रखते हुए फिर कानून बनाए, तो वो ज़्यादा उचित होगा और लोगों को भी लगेगा कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा गया है, और वो जो है ज़्यादा न्यायोचित होगा, बजाय इसके कि एक व्यक्ति के दिमाग में जो आया उसके बेसिस पे कोई कानून बन गया या कोई भी जजमेंट दिया गया। तो जब आप कोई भी जजमेंट करें या कोई डिसीजन लें उसमें अगर
जो आपके बाकी सारे लोग हैं उन सबको पार्टिसिपेट कराएं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, तो आपका डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा। और छठी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों होती है राइट टू अपील। कहने का मतलब ये होता है, देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान तो होता नहीं है, हर व्यक्ति गलती कर सकता है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रिजुडिस होते हैं, कोई ना कोई कमजोरियां होती हैं। अब अगर मान लिया एक ही व्यक्ति पे आपने सारी चीज़ें छोड़ दी और अगर उससे गलती हो गई तो उसको सुधारने का कोई रास्ता आपने नहीं दिया सिस्टम में, तो वो भी एक तरीके की इनजस्टिस हो जाती है। तो इस वजह से अगर कोई आदमी ने डिसाइड किया और अगर जो आपका मुवक्किल है या कोई भी व्यक्ति है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको अधिकार होना चाहिए कि किसी दूसरे उससे ऊपर के अधिकारी के पास जाए और वहाँ पे अपनी बात को रखे, ताकि जो कमियाँ यहाँ पे रह गई हैं उसको आगे के लेवल पे उसको करेक्ट किया जा सके। और इस तरीके से क्या होगा कि जो जस्टिस है वो दिखेगा कि हाँ भाई, ये किसी व्यक्ति की हाई हैंडेडनेस नहीं है, किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने इनजस्टिस नहीं किया, अगर उसको सज़ा मिली है तो उसको एक से ज़्यादा लोगों ने उस सारी चीज़ को समझा है और उसके बाद ही में उसको सज़ा मिली है। तो इस तरीके से दोस्तों जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है वो जस्टिस के रास्ते में उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि जो एंड है जो जस्टिस है। इसी तरीके से ज़िंदगी में हम जो भी काम करते हैं, हमारा जो रास्ता है, हमारा जो मेथड है, वो भी उतना ही सही होना चाहिए जितना कि हम चाहते हैं कि हमारा गोल हो या एंड हो। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि जो एंड और मीन्स होते हैं वो दोनों की इंपॉर्टेंस रहती है और दोनों को ध्यान में रख करके हमें जो है कोई एक्शन लेना चाहिए। और अगर हम सिर्फ एंड के पीछे पड़ें, एंड को इंपॉर्टेंस दें और मीन्स को भूल जाएं, ये भी उचित नहीं है। और एंड को ना ध्यान रखें बिल्कुल, वो भी उचित नहीं है। इन दोनों को बैलेंस करके और दोनों को सही तरीके से करके ही हम एक न्याय के रास्ते पे चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हम एथिकल डायलेमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो एथिकल डायलेमा प्राइमा फेसिया प्रिंसिपल की वजह से होते हैं। ये प्राइमा फेसिया प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि इनकी वजह से क्यों डायलेमा होते हैं या ये क्यों डायलेमा का एक कारण बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमा फेसिया प्रिंसिपल के बारे में। ये एक मॉरल फिलोसफर हैं 20th सेंचुरी के, जिनका नाम है W.D. रॉस। इन्होंने ये डिस्कवर किया या इन्होंने एक रिसर्च की जिसकी वजह से इन्होंने ये कंक्लूड किया कि हमारे जो मॉरल डायलेमास होते हैं वो कुछ प्राइमा फेसिया प्रिंसिपल की वजह से होते हैं। ये जो प्राइमा फेसिया वर्ड है, इसका जो मतलब होता है फर्स्ट व्यू। मतलब कि जैसे अगर आपने किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा जाना, डेप्थ में स्टडी नहीं की, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो क्या है, उसको हम कहते हैं प्राइमा फेसिया। तो ये जो प्राइमा फेसिया जो प्रिंसिपल्स हैं, ये एक मॉरल प्रिजम्पशन को दर्शाते हैं। मतलब कि मॉरल प्रिजम्पशन का मतलब ये हुआ कि हम अगर नॉर्मल सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके का हमारा बिहेवियर होना चाहिए। और ये जो प्राइमा फेसिया प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, ऑर्डिनरी सिचुएशंस में सब जगह फॉलो करना चाहिए। और वो हम मान के चलते हैं कि जो इंसान है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है जब तक कि ये गलत न प्रूफ है। मतलब जैसे कि हम ये मानते हैं कि हर आदमी इनोसेंट होता है जब तक कि कानून के द्वारा उसको गिल्टी ना प्रूफ किया जाए। इसी तरीके से हम ये मान सकते हैं कि हर एक इंसान जो होता है इन प्राइमा फेसिया प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए या हमारे पास ऐसा कोई सबूत ना हो कि वो इन प्रिंसिपल्स को तोड़ रहा है। तो देखिए, ये जो मॉरल प्रिजम्पशन है ये बहुत ज़रूरी है जब हम सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हम जब किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम बहुत डेप्थ में नहीं जानते हैं, हम उसकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए हम कुछ प्रिजम्पशंस के बेसिस पे हम काम करते हैं और इनको हम कह सकते हैं मॉरल प्रिजम्पशंस। इनको हमें जहाँ तक संभव हो फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस आ सकती हैं, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ सकती हैं जबकि हम इन प्रिंसिपल्स को तोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि आपको अगर कभी झूठ बोलना पड़े तो उस केस में झूठ को जस्टिफाई किया जा सकता है जबकि कोई किसी की जान बच सके। प्राइमा फेसिया हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जबकि सत्य बोलना नुकसानदेह हो और उस समय हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें झूठ बोलना भी उचित हो सकता है।
तो ये जो प्रिजम्पशन है इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस ना हो तब तक हम ये मान के चलते हैं कि ये चीज़ सही है, जैसे कि सच बोलना सही है। ये जो प्राइमा फेसिया प्रिंसिपल्स हैं ये 6 हैं जो रॉस ने आइडेंटिफाई किए। ऑनेस्टी, प्रॉमिस कीपिंग, नॉन मेलिफिशियंस जिसका मतलब किसी का नुकसान ना करना, बेनिफिशियंस मतलब लोगों का भला करना, ऑटोनॉमी मतलब लोगों को अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने देना, और सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करना या जस्टिस। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी का मतलब ये है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमें ये भी एज्यूम करना चाहिए कि दूसरे जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ये मान लें कि दूसरे झूठ बोल रहे हैं तो हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो विश्वास जो होता है पैदा होता है अगर हम एक दूसरे के साथ में सच बोलें, और उसी से हमारी टीम स्पिरिट बनती है, उसी से हमारी सोसाइटीज़ बनती हैं, और जब टीम स्पिरिट बनेगी तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। जो सच बोलना होता है उससे हम एक दूसरे के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, और इसी से हम इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर हमें इंफॉर्मेशन ही गलत होगी क्योंकि दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है तो हम सही काम कैसे कर पाएंगे। और कोई भी ऐसी रिलेशनशिप इस दुनिया में नहीं है जो कि सच की एब्सेंस में सर्वाइव कर सके, झूठ की बदौलत सर्वाइव कर सके। अगर मियाँ बीवी के बीच में लोग झूठ बोलें तो कैसे सर्वाइव करेगा। बच्चों में, पेरेंट्स के बीच में अगर एक दूसरे से झूठ बोलें तो वो रिलेशनशिप नहीं चल सकती। दोस्तों के बीच में अगर एक दूसरे से झूठ बोलें तो कैसे काम चलेगा। इसी तरीके से सबॉर्डिनेट और सीनियर जो होते हैं, ऑफिस में जो आपके कोलीग्स होते हैं, हर जगह पे किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सच का बहुत बड़ा योगदान रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होती है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉमिस कीपिंग। अगर आप कोई वादा करते हैं तो वादे को निभाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए जब हम कोई वादा करते हैं तो दूसरा आदमी हमारे वादों पे विश्वास करता है, और चाहे हम ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई वादा करें, चाहे हम अपने दोस्तों यारों के बीच में या सोसाइटी में कोई वादा करें, या अपनी फैमिली के अंदर कोई वादा करें, हम हमेशा उस वादे को निभाएं। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि देखिए जब हम कोई वादा करते हैं तो हमारे वादों के बेसिस पे दूसरा आदमी अपना एक्शन प्लान करता है। अब जैसे मान लिया आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपने किसी आदमी को कहा कि मैं तुमको नौकरी दूंगा। अब वो आदमी पहले से कहीं नौकरी कर रहा है, आपकी वजह से उसने नौकरी छोड़ दी, और आखिरी मोमेंट पे आपने कह दिया भाई कि मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। तो उसकी ज़िंदगी में इसका कितना प्रतिकूल असर हुआ। उसी तरीके से अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, चाहे वो ओरल हो चाहे वो आपका रिटन में हो, उसके बाद में उसको आपने निभाया नहीं, तो उसकी वजह से दूसरे का फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से जब भी हम कोई प्रॉमिस करें किसी के साथ में, उस प्रॉमिस को हमेशा निभाएं। क्योंकि जो हमारे प्रॉमिसेस होते हैं उसके बेसिस पे जो दूसरा आदमी होता है वो अपने एक्शंस को प्लान करता है, और अगर हम प्रॉमिस को तोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, उसका नुकसान होता है, और इस तरीके से वो हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ देता है। और इसी तरीके से अगर दूसरा हमारे साथ में कोई प्रॉमिस तोड़ता है तो हम भी उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसलिए जो प्रॉमिस कीपिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब होता है कि दूसरे का नुकसान ना करना। देखिए हमें एक सोसाइटी में रहने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सबकी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत हो सकती है, और फिर हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी देखना है, तो कम से कम हमारी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे का नुकसान ना करें। तो ये जो प्रिंसिपल है कि हम दूसरे का नुकसान ना करें, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिसेंस कहते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में एक दूसरे का नुकसान लोग करने लगेंगे, वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। हर आदमी एक दूसरे की, जिसको हम कहते हैं कबर खोदेगा, वो सोसाइटी तो एकदम गर्त में जाएगी। अगर सोसाइटी में एक ग्रुप दूसरे सोसाइटी में के ग्रुप के साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस इतने ज़्यादा होंगे, इंटरनल सिचुएशंस ऐसी होंगी कि वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। केवल एक सिचुएशन में जो है वो हम दूसरे का हार्म कर सकते हैं, वो है सेल्फ डिफेंस। अगर कोई आदमी हमारी जान लेने पर आमादा है, हमारा नुकसान करने पर आमादा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जस्टिफाइड हो सकता है कि हम उसको जो है उसको नुकसान करें अपने को बचाने के लिए।
बाकी सिचुएशंस में ये जस्टिफाई नहीं है। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। इसका मतलब देखिए क्या होता है कि ठीक है हार्म हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हार्म ना करना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें दूसरे की जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। तो देखिए ये जो है, जैसे अगर आप फैमिली में रहते हैं मान लिया, तो फैमिली के अंदर आप ये नहीं कि बच्चों का नुकसान ना करें, अपनी वाइफ का नुकसान ना करें, अपने हस्बैंड का नुकसान ना करें, बल्कि आप उनको हेल्प करें। तो ये जो हेल्प करने की टेंडेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना दुनिया चल नहीं सकती है। तो हमें दूसरों का भला करना चाहिए, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। फिजिकल मतलब मटेरियल तरीके से, तो जो फिजिकल तरीके में जो भला करने के, जैसे खाना है, खाना प्रोवाइड करना, हेल्थ है, ऐसा काम करें दूसरे को हेल्थ मिले, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल, वेल्थ अगर हम कुछ पैसा दे सकते हैं, या हाउसिंग, किसी का घर हो, किसी को हम आसरा दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो फिजिकल लेवल पे इस तरीके से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब ये है कि हम दूसरों को खुशी दें, दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, दूसरे को विश्वास दिलाएं कि हम वो सिक्योर्ड हैं, किसी को इनसिक्योर ना बनाएं, दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम अगर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो भी उसको बहुत खुशी मिलती है, बजाय इसके कि हम उसको कंडेम करें, बुराई करें। तो ये सारी चीज़ों से हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं, फिजिकल लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे, और ये भी जो है एक प्राइमा फेसी प्रिंसिपल है जो हमको करना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई आदमी किसी का हार्म करने वाला हो, नुकसान पहुंचाने वाला हो, और अगर आप उस नुकसान को बचाएं, तो वो भी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस में आता है। पांचवी प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। देखिए हर व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता है। अगर आपने उसकी ज़िंदगी के फ्रीडम को ख़त्म कर दिया तो उसकी ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। तुलसीदास ने एक बार कहा कि पराधीन सुख सपने नहीं। जो आदमी दूसरे के अधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। तो अगर हमारा मकसद ये हो कि जो भी हमारे कंट्रोल में है हम उनकी सारी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो ये उचित नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी है वो ये कहती है, जिसको हम कहते हैं जियो और जीने दो, कि हम हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अनुभव उसको प्रदान करें, हम उसकी फ्रीडम पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना रखें। जब तक कि वो किसी कानून का वायलेशन ना करें, जब तक कि वो हमारा कोई नुकसान ना करें, तब तक हमें हर व्यक्ति को फ्रीडम देनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी लोग हमारे कंट्रोल में हैं, उनको हमें फ्रीडम देनी चाहिए, उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए। वो अपनी चॉइस के हिसाब से ज़िंदगी जिएँ, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। जो छठा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी या जस्टिस, मतलब कि न्याय। देखिए सोसाइटी में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद सबको रहती है। तो जो न्याय है उसका मतलब यह होगा हर आदमी जो है वो कानून की नज़रों में बराबर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी बराबर है। आप किसी क्रिमिनल को और किसी सेंट को बराबर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि साहब क्रिमिनल को वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो सेंट को मिलती है। लेकिन हर क्रिमिनल को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए, हर सेंट को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए, हर अच्छे आदमी को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए, हर बुरे आदमी को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए। ये जो है वो इक्वलिटी है। तो इक्वलिटी का मतलब ये है कि जो एक तरीके के लोग हैं उनको एक तरीके से ट्रीट किया जाए। कांत का जो डिक्टम है, कांत ने जो कहा कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, तो उसी तरीके से जो ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं कि अगर एक कानून है तो वो कानून अच्छे लोगों के लिए भी वही है, बुरे लोगों के लिए वही है। ये नहीं कि आप बुरे लोगों के लिए कानून बाईपास कर दें और अच्छे लोगों के लिए कानून इस्तेमाल करें। तो ये बेसिक मतलब ये है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए और सबके साथ में न्याय होना चाहिए। तो देखिए ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो प्राइमा फेसी प्रिंसिपल्स हैं, ये हम आम जिंदगी में बहुत ही आसानी से हम फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादातर सिचुएशन में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब इन प्रिंसिपल्स के बीच में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और ऐसी सिचुएशन में हमें एक स्टैंड लेना पड़ता है और एक प्रिंसिपल को छोड़ना पड़ता है दूसरे प्रिंसिपल की वजह से, और ये जो है एक डायलेमा को जन्म देता है।
जैसे कि कई बार आपको सच के प्रिंसिपल को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सच बोलने से किसी की जान पे खतरा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से एक प्रिंसिपल के लिए दूसरे प्रिंसिपल का सेक्रीफाइस किया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए प्रॉपर रीज़न हो और बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन हो। इसको हम आगे कुछ केस स्टडीज़ के माध्यम से आगे जानेंगे, कुछ आगे के लेसन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज ये जो हमारा लेसन था प्राइमा फेसी प्रिंसिपल का, ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आपको आई होगी और आप ये समझ गए होंगे कि जहाँ तक संभव हो हमें इन 6 प्रिंसिपल को साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन आती हैं तो उनमें से किसी एक प्रिंसिपल को दूसरे प्रिंसिपल के लिए हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, अगर हम ऐसी डायलेमा की सिचुएशन में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।